कक्षा 10 के बच्चों, जैसे हम आपको भूगोल में पहला पाठ पढ़ा रहे हैं संसाधन और विकास। तो अभी तक हम आपको संसाधन के बारे में बताए, संसाधन के प्रकार बताए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है, समाप्तिया के आधार पर कि उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार में जैव अजैव संसाधन, समाप्तिया के आधार पर नवीनीकरण अनवीनीकरण, स्वामित्व के आधार पर बताया व्यक्तिगत और सामुदायिक संसाधन, फिर राष्ट्रीय संसाधन बताया, फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बताया, विकास के आधार पर संसाधन बताया, संभावी संसाधन और विकसित संसाधन के बारे में आपको हम बता चुके हैं, और संचित कोष बताया, फिर संसाधनों के विकास बताया। और तो आज हम आपको उसके आगे पढ़ाएंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा है बच्चों, वह हमारे देश के वसुधैव कुटुंबकम के विचार पर आधारित है कि वसुधैव कुटुंबकम क्या मानता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। उसी तरह सतत पोषणीय यानी सभी का आर्थिक विकास हो और बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए ना, और वर्तमान की विकास की प्रक्रिया में हो, और विकास ऐसा हो कि हमारी वर्तमान की भी ज़रूरतें पूरी हों और भविष्य की भी जो ज़रूरतें हैं उसकी अवहेलना न की जाए। इसी संबंध में रियो द जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो कहाँ है? आपकी ब्राज़ील में है। किस देश में? ब्राज़ील। जैसे अपने यहाँ दिल्ली, बम्बई, मद्रास ये हिंदुस्तान के शहर है ना, उसी तरह ब्राज़ील एक देश है, और अपने ब्राज़ील देश में रियो डी जेनेरो एक शहर है। में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एकत्रित हुए। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब समझते हैं? राष्ट्राध्यक्ष यानी उस देश का टॉप मोस्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उस देश के लोगों ने 100 से अधिक देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री सम्मेलन हुए जो अपने देश में सत्ता के सर्वोच्च थे, एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन ही किया गया था कि जो पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको कैसे दूर किया जाए और पर्यावरण का कैसे संरक्षण किया जाए, और सामाजिक और आर्थिक विकास में भी परेशानी ना हो, लोगों का सामाजिक और आर्थिक विकास भी हो, और पर्यावरण का भी मतलब एक संतुलन बना रहे कि विकास भी हो, पर्यावरण की रक्षा भी हो। सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय और जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। जो सम्मेलन हुआ था उसमें सम्मेलन में जो विचार निकल के आए उसमें जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर, भूमंडलीय जलवायु में क्या समझ रहे हो? जैसे ओजोन गैस में छेद हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, कहीं ज़्यादा सूखा पड़ जा रहा है, तो ये क्या है? जलवायु परिवर्तन है। जैव विविधता आप सुनते होंगे या कभी कभी पेपर में पढ़ते होंगे कि भारत में हिरण की प्रजाति लुप्त हो रही है, तो मछली की प्रजाति लुप्त हो रही है। तो पृथ्वी पर ईश्वर ने जितने भी जीव जंतु को बनाया है वो सभी जीव जंतु हमारे अस्तित्व के लिए, ये नहीं हम उनको बचा रहे हैं तो उनके अस्तित्व के लिए बचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी जीव जंतु, चाहे मछली हो, मेढक हो, हिरन हो, बाघ हो, शेर हो, कोई भी जीव जंतु है, उसका इस पर्यावरण में एक महत्व है। ईश्वर ने उसको इस महत्व से बनाया और वो हमारे अपने जीवन के लिए उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। सिद्धांतों पर सहमति जताई गई। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास का एजेंडा को स्वीकृति प्रदान की, जिसे 21 एजेंडा कहते हैं। इसमें 21 बातों को सम्मिलित किया गया था। इस जो सम्मेलन में हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में, यहाँ पे जो सहमति बनी जिस पर राष्ट्राध्यक्षों ने साइन किया उसको 21 के नाम से स्वीकृति प्रदान की गई। आप लोग ये भी जानिए कि रियो डी जेनेरो शहर में हमारा ओलंपिक खेल का भी आयोजन हुआ था। अब एजेंडा 21 के बारे में समझते हैं।
यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रसंयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्रीय अध्ययन तक स्वीकृत किया गया था। पहले भी बता चुके, अभी फिर बता रहे हैं। यह एक क्या है, 21 शर्तों की 21 चीज़ों का घोषणा पत्र है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों ने 100 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था और इस पर अपनी उन लोगों ने स्वीकृति प्रदान की थी। 100 देशों के लोगों ने अपनी। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। इसका उद्देश्य सतत पोषणीय विकास यानी सबका विकास हो, और भूमंडल यानी सभी का, मतलब इस धरती पे जितने भी देश हैं सभी का विकास हो। यह एक कार्यसूची है जो 21 चीज़ें थी, 21 चीज़ें शामिल की गई। वो कार्यसूची है कि किस 21 चीज़ों पर हमें कार्य करना है, जिसका उद्देश्य सामान्य हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना था। जिसका उद्देश्य क्या था? समान हितों, सबके हित हों, पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, सम्मिलित जिम्मेदारी के साथ सभी देश मिल करके जिम्मेदारी से विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरण की क्षति, पर्यावरण जो क्षति पहुंचाई गई है उसकी भरपाई हो, गरीबी और रोगों से निपटना। जैसे महामारी आती है, जैसे अभी महामारी आई हुई है, पोलियो है, फैलेरिया का टीकाकरण आप लोग देखते होंगे। इस तरह से रोगों से निपटना 21 मुख्य उद्देश्य ये थे। प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना एजेंडा खुद तैयार करे, और इसमें एक चीज़ ये भी जोड़ी गई थी कि जितने स्थानीय निकाय मतलब ज़मीनी स्तर पर, गांव के स्तर पर, छोटे स्तर पर सभी लोग अपने पर्यावरण सुरक्षा के लिए अपना एजेंडा खुद तैयार करें। अब आते हैं हम लोग संसाधन का नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है और यह और भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ऐसे प्रदेश भी जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर थे। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले का प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख में शीत मरुस्थल प्रदेश देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। अब देखिए, एक लाइन समझते चलिए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। किसी भी, जैसे हम अपने घर का बजट ही है, घर को चलाने के लिए हमारे घर की कितनी इनकम है, हमें किस हमारी और आवश्यकताएं क्या हैं, हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने घर को निर्धारित करते हैं कि हम किस मद पर कितना पैसा खर्च करेंगे। उसी तरह हमारे देश में जो संसाधन है हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसका नियोजन करना ही एक सर्वमान्य रणनीति है। और भारत जैसे देश के लिए तो ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और यहाँ उस संसाधनों की उपलब्धता में भी विविधता है। कहीं कोई चीज़ मिलती है, कहीं कोई चीज़ नहीं मिलती है। कई ऐसे प्रदेश जहाँ संसाधनों की प्रचुरता परंतु दूसरे संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी जो संसाधन के लिए आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे प्रदेश भी जो महत्वपूर्ण संसाधनों में अत्यधिक कमी है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार है। यहाँ पर खनिज और कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में लेकिन यहाँ जल संसाधन की कमी है। यहाँ नदियों पे बांध नहीं बनाए जा सकते। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो झारखंड, मध्य प्रदेश में क्या है, कोयला है, लोहा है, तांबा, ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर, जिससे वहाँ विद्युत द्वारा बिजली बनाया जा सकता है। तो क्या है, तो भारत को इन संसाधनों को नियोजन करना है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिजों और कोयले का प्रचुर भंडार है तो वहाँ हमें इस तरह के रोजगार या इस तरह की संस्था स्थापित करनी है। क्या पहले भी बताया कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन जब तक उसमें टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और का नहीं होगा तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकते। तो इन राज्यों में भारत को इन संसाधनों का दोहन करने के लिए, विकास करने के लिए वैसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन है तो वहाँ
जल से बिजली बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन की बहुत है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन जल संसाधन की कमी है। लद्दाख इस प्रदेश से अन्य भागों से अलग, लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु जल यहाँ आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी से राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन की नियोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लद्दाख है वो सांस्कृतिक रूप से धनी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पर्यटन उद्योग का विकास किया जा सकता है कि वहाँ के लोगों को भी रोजी रोटी मिले। इसलिए भारत जैसे देश में राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधनों के नियोजन की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रदेश में खनिज मिलता है तो कहीं जल संसाधन की अधिकता है, तो कहीं अन्य की मिट्टी अच्छी है तो अन्य का उत्पादन होता है। इसलिए अब देखते हैं भारत में संसाधनों का नियोजन कैसे होता है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान आते हैं। जो संसाधनों का नियोजन है वो एक जटिल प्रक्रिया है जिसके निम्नलिखित चरण, सोपान यानी चरण हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना। देश के विभिन्न संसाधनों की पहचान करना कि देश में कौन कौन से उनकी तालिका, उनकी सूची बनाना, इस कार्य क्षेत्र में क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना और उनका सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान का मात्रक अनुमान है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने की उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल ढांचा तैयार करना। जब हम संसाधनों का सर्वेक्षण कर लें कि किस क्षेत्र में कौन से संसाधन हैं, उनकी क्या कितना उसमें गुण है, क्या उनकी मात्राएं, उनके विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी और उनका ढांचा तैयार करना कि कहाँ से पर जल विद्युत विभाग की स्थापना करनी और कहाँ पर NTPC यानी कोयला से बिजली बनाने वाली, या कहाँ सौर ऊर्जा की स्थापना करनी है, तो ऐसे संस्थाओं का विकास करना। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय योजना में समन्वय स्थापित करना। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना, दोनों में तालमेल होना चाहिए। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रयास किए गए। आज़ादी के बाद भारत में संसाधनों का नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किया गया। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। देखिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक, परंतु जब तक उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से संस्थाओं तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में टेक्नोलॉजी और संस्थाओं का समायोजन नहीं किया जाएगा, उनके अभाव में संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए पानी है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी लगा करके हम जल विद्युत संयंत्र नहीं स्थापित कर रहे हैं तो बिजली नहीं बनेगी, तो हमें संसाधन नहीं मिलेगा। पवन है, सौर ऊर्जा है, तो हमें इसके साथ टेक्नोलॉजी लगानी है। जब टेक्नोलॉजी लगेगी, जो टेक्नोलॉजी कोई एक व्यक्ति नहीं लगाएगी, टेक्नोलॉजी लगाने के लिए एक संस्था होगी। इसलिए देश ने बहुत से क्षेत्रों में जो संसाधन समृद्ध होते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों में गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी जो संसाधनों की कमी होते हुए आर्थिक रूप से विकसित हैं। आप देखेंगे संसाधन की दृष्टि से झारखंड जो प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये बहुत ही ज़्यादा खनिज, लोहा, तांबा यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये देश पिछड़े हुए प्रदेशों में आते हैं। और कुछ हमारे देश में ऐसे ही प्रदेश हैं जहाँ कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। उपनिवेश का इतिहास में बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश, जो उपनिवेश थे, अंग्रेजों ने भारत को चुना, जो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे, वो विदेशी आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे, क्योंकि उनको संसाधनों की आवश्यकता थी। अंग्रेज भारत में क्या करने आए? भारत से कोयला, कपड़ा, गहने, सोना, चांदी सब कुछ उठा के ले जाते। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। देखिए, भारत में जैसे रेल इंजन का जो विकास हुआ, रेलवे का विकास हुआ, तो अंग्रेजों ने रेलवे का विकास क्यों किया? जो एक प्रौद्योगिकी थी, वो इसलिए किया
क्योंकि वो कोयला, अन्य खनिजों का उपयोग अपने अपने देश के विकास के लिए करना चाहते थे। तो इसलिए महान भारत में उन्होंने इसका और इस प्रौद्योगिकी का विकास करके उन्होंने भारत का क्या किया, शोषण किया और उन पर हम पर आधिपत्य यानी शासन स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि संसाधन किसी भी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब उपयुक्त प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास हो और संस्थाएं हों। जहां उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत में मैंने इसका अनुभव किया हुआ है कि भारत में कैसे कैसे डाक, रेलवे, जो भी चीज़ें इंग्लैंड में या यूरोप में विकसित हुई, जो भी चीज़ें इन्वेंट हुई, खोज हुई, वो भारत में बहुत जल्दी आई। इसके पीछे कारण ये था कि अंग्रेज हमारा भला नहीं चाहते थे, वो हमारे संसाधनों का उपयोग करने के लिए उनको उस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। इसलिए वो कोयला, डाक, टेलीफोन, बहुत सी चीज़ें जो एडवांस यूरोपीय चीज़ें थीं जो वहाँ यूरोप में विकसित हुई, लेकिन वो हमारे देश में बहुत जल्दी आई। इसके पीछे क्या कारण था, वो उस प्रौद्योगिकी को इसलिए वो ले आए क्योंकि ताकि वो हमारे संसाधनों का शोषण कर सकें। अतः भारत के विकास में सामान्यता तथा संसाधन विकास के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा। भारत में जो संसाधन का सामान्यतः विकास है वो संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर हम इसका नियोजन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे उस संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। समझ लीजिए, देखिए किसी भी चीज़ का मिसयूज यानी दुरुपयोग करेंगे तो हमको के कारण हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अति किसी भी चीज़ की भली नहीं होती है। उसी तरह संसाधन भी है, अगर हम इन संसाधनों का विवेकहीन उपभोग करेंगे और अति उपयोग करेंगे जो सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे संसाधन, एक समझिए कि हमारे पास आज की डेट में कार, एरोप्लेन आदि चीज़ों का विकास हुआ है, लेकिन हम इसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर चलाएंगे तो डीजल पेट्रोल ज़्यादा लगेगा। डीजल पेट्रोल भी एक अनवीनीकृत संसाधन है कि ये ख़त्म होने वाला संसाधन है जो है। तो एक तरफ तो डीजल पेट्रोल भी ख़त्म होगा, प्लस उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उससे हमारा पर्यावरण भी गर्म होता है। तो पर्यावरण गर्म होने से, ज़्यादा गर्मी पड़ने से जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ़ हैं, वो ज़्यादा पिघल लेंगे। तो इससे हमारे पर्यावरण समस्याएं क्या पैदा हो रही हैं, तो आर्थिक उपयोग से पर्यावरण समस्याएं पैदा होती हैं। तो इस तरह से ये हमारे उपयोग अति आवश्यक से पर्यावरण समस्याएं पैदा करती हैं। इन समस्याओं से बचाव के विभिन्न स्तरों में संसाधनों का संरक्षण, इनके दुरुपयोग से बचाव के लिए संसाधनों का संरक्षण। भूतकाल से संसाधन संरक्षण बहुत नेताओं और चिंतकों ने चिंता का विषय रहा है। प्राचीन समय से बहुत से नेताओं के लिए संसाधन का संरक्षण और चिंतकों के लिए चिंता का विषय। जैसे गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी। जैसे गांधी जी ने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता के पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन का शोषण के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, इसके स्थान पर वो बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अब गांधी जी के विचार को समझ लीजिए। गांधी जी ने कहा इस संबंध में कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है, लेकिन उसके लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। गांधी जी ने क्या कहना था कि जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी धरती है, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ देती है, लेकिन हमारी लालच को पूरा नहीं कर सकती। अर्थात हम हमारे पेट भरने के लिए, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हम आवश्यकताएं कर सकते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ का संग्रह बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधनों के शोषण के लिए, जो विश्व स्तर पर संसाधनों का शोषण हो उसके लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति और जो आधुनिक टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी आई कि उसकी शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, वो बहुत ज़्यादा उत्पादन के विरुद्ध, उसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अब इस चीज़ को आप लोग ये समझिए कि वो प्रौद्योगिकी को शोषणात्मक प्रवृत्ति कैसे मानते थे। पहले औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड आप लोगों को बताया भी है
कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति में क्या हुई थी कि उत्पादन जो होने लगा था वो इंसान के हाथ द्वारा ना होकर के मशीन द्वारा होने लगा था, जिससे इंग्लैंड में कपड़ा बहुत ज़्यादा मशीन से बनने लगा था और बहुत ज़्यादा सस्ता कपड़ा बनता था। उस समय भारत में कपड़ा बनाने की जो तकनीक थी वो हाथ से हथकरघा पे कपड़ा बनती थी। अंग्रेज़ों में जब यूरोप में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा तो उनको बेचने के लिए बाज़ार की ज़रूरत थी, तो वो बाज़ार की तलाश में एशियाई देशों की तरफ आए, जिसमें इस एशिया का सबसे बड़ा देश भारत था। उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी ये तीन जो तीन देश थे, इतना बड़ा देश था। इन्होंने इसको भारत के कपड़ा उद्योग को तबाह किया और अपना मशीनीकृत कपड़ा बेचने लगे। तो ये भारतीय कामगारों, भारतीय कपड़ा बुनकरों का किसके द्वारा शोषण हुआ? जो इंग्लैंड में कपड़ा बनाने की प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, उसके कारण भारत के कपड़ा बनाने के लोगों का शोषण हुआ। इसीलिए गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कहा कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करिए, स्वदेशी अपनाइए, विदेशी का बहिष्कार करिए और चरखे द्वारा कपड़ा बनाने की, सूत काटने की प्रवृत्ति विकसित कीजिए, क्योंकि इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। जो सूत काटते थे, इसमें लोग ज़्यादा लगते थे और जन समुदाय अपनी आवश्यकता भर का खुद ही उत्पादन कर लेता था। हर व्यक्ति अपने घर में चरखा काट के सूत बुन करके अपनी ज़रूरत भर का कपड़ा बना लेता था। तो इसको इस तरह से आप लोग समझे होंगे कि जो प्रकृति है तो वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकदम सक्षम है, लेकिन हमारी लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। और जो ये आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जिससे हम सुख सुविधा की ज़िंदगी जी रहे हैं, इसने हमारे को शोषण किया। जो ये मार्केट आधारित जो अर्थव्यवस्था हो गई है, तो मार्केट से हम नहीं सामान खरीद रहे, मार्केट हमें खा रहा है। मार्केट से हम सामान नहीं ले रहे, मार्केट ही हमें वो कर रहा है। तो ये इस तरह से आपका इतना पाठ ये वो हुआ। अब कल हम आपको भू संसाधन के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि जो भू संसाधन है वो किसी भी देश के लिए भू संसाधन सब संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो हम कल आपको भू संसाधन पढ़ाएंगे और इतने को आप सब लोगों ने लिख लीजिएगा। जितना भी लिखा है बच्चों, उसको हर दिन स्टोरी बुक की तरह, न्यूज़पेपर की तरह अगर हर दिन आप रीडिंग करते रहेंगे, जो भी चारों पार्ट जितना भी लिखा हुआ है रीड करते रहेंगे, तो आपको आगे पाठ समझने में आसानी होगी और प्रश्न उत्तर हल करने में भी। तो कल हम आपको भू संसाधन पढ़ाएंगे।